हमारा क्लास 7th का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में जो चैप्टर 1 था द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज हम चैप्टर देखेंगे, सेकंड चैप्टर है, वो भी रिलेटेड है हमारा डेमोक्रेसी से। इसका नेम है हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क्स। तो चलो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में हमारा किस तरीके से वर्किंग यानी किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक गिवन है वोटिंग एंड इलेक्शंस। फिर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा है टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। आफ्टर दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन और सो ऑन। इसी तरीके से आगे भी बहुत काफ़ी अच्छा और लेंथी चैप्टर है और अच्छी से हमारी समझ के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारा चैप्टर का, हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क्स। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सम ऑफ यू माइट हैव चूजन टू वोट फॉर योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्कस हाउ यू वुड कंडक्ट द क्लास इलेक्शन। आप देखते हो ना अपने क्लास के मतलब कई क्लासेस में होता है, कई स्कूल्स में होता है, कई में नहीं भी होता, कि अगर हमको हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव लाइक हमारा मॉनिटर या कोई सेलेक्ट करना है तो वोटिंग की जाती है कि हम, है ना, तुम्हारे स्कूल में भी करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से क्लास 5 में हुआ था। अच्छा, हाँ। तो मतलब एक छोटा मोटा एकदम लोअर स्केल पे एक इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं क्लास में कि भाई मेजॉरिटी ऑफ पर्सन उसको अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव समझता है कि नहीं। वैसे ही दिस इज़ सिमिलर टू हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड, कि इसी तरीके से हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी बनती है। वी नो दैट डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ मेड ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जो मेड ऑफ द पीपल यानी लोगों से बनी होती है, फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए होती है, एंड बाय द पीपल और लोगों के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग बाय वोटिंग इन इलेक्शन। यानी कि डेमोक्रेसी में जो पीपल है वो किस तरीके से डेमोक्रेसी में पार्ट ले पाते हैं, बाय द वोटिंग इन इलेक्शन। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था ना पूरा सिस्टम किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था डेमोक्रेसी का। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ इलेक्शंस टेक्स प्लेस, तो कैसे इलेक्शंस होते हैं वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो गिवन है हमको वोटिंग एंड इलेक्शंस। ठीक है। वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ्स व्हेन वी मस्ट मेक डिसीजन। हम देखते हैं ना कई हमारे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमको कई तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं। इट मच ईजियर टू कम टू अ डिसीजन ऑन योर ओन एंड मोर डिफ़िकल्ट व्हेन अ ग्रुप नीड टू मेक अ चॉइस। यानी हमको केवल हमारे लिए अगर डिसीजन लेना है तो वो हमारे लिए ईजी होता है, पर हमको एक पूरा ग्रुप के लिए या पूरा क्लास के लिए डिसीजन लेना है तो उसको मतलब बहुत सोच समझ के या उसमें बहुत ज़्यादा हमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी फील होती है। ठीक है। तो वोटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन डिसाइड थिंग्स फेयरली व्हेन दे माइट नॉट ऑल एग्री विथ वन पर्टिकुलर चॉइस। यानी वोटिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो डिसाइड करते हैं फेयरली कि कब व्हेन दे माइट नॉट ऑल एग्री। उसमें मतलब ऐसा नहीं कि सब उसमें एग्री होते हैं विथ वन पर्टिकुलर चॉइस। फेयरली व्हेन दे माइट नॉट ऑल एग्री मतलब कि ऐसा नहीं है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट होते हैं उसके हिसाब से इलेक्शन होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि 100% लोगों ने वोट दिया है तो 100% ही उसमें सेम आएगा। कभी 80%, 70%, यानी जो मेजॉरिटी होती है उसको देखते हैं। तो इसीलिए क्या बोला है, वन पर्टिकुलर चॉइस। फिर है वोटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल यूज़ वोटिंग टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए वोटिंग यानी इलेक्शन को यूज़ करते हैं। हु फॉर्म द गवर्नमेंट, की कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। लाइक अपने तो इंडिया में बहुत तरीके की अपन देखते हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अपने यहाँ पर टीएमसी भी है, इस तरीके के मतलब बहुत सारे पार्टीज़ होती है ना वो। द राइट टू वोट इज़ कॉल्ड सफरेज। ठीक है। और हम बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी। ठीक है। In India, anyone aged 18 year or older is eligible to vote. This is called universal adult franchise. यानी कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए what is the meaning of universal adult franchise,
तो एनीवन एज 18 ईयर्स और ओल्ड इज़ एलिजिबल टू वोट, वही हमारी क्या है, दिस इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. ओके, नाउ व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वोट इज़ कॉल्ड एन इलेक्शन, यानी कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल वोट करते हैं वो क्या होता है हमारा इलेक्शन, हम उसको बोलते हैं. इलेक्शन आर प्रोसेस थ्रू विच सिटीजन्स चूज हु विल रिप्रेजेंट देम इन द गवर्नमेंट एंड मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. इलेक्शन में क्या किया जाता है, इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सिटीजन है यानी जो हमारे इंडिया के जो पर्सन है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, जो गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बिहाफ पे जो डिसीजन लेगा उसको क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. समझ में आया कि नहीं, कि दोबारा समझा दो. ठीक है. द पीपल हु वांट टू बी इलेक्टेड आर कॉल्ड कैंडिडेट्स, यानी जो पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा होता है वो क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं. दे ऑफन रन कैंपेन बिफोर इलेक्शन इन विच दे ट्राई टू कन्विंस वोटर्स दैट दे आर राइट फॉर द जॉब, यानी कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उससे पहले वो कैंपेन यानी कि कैंपेन करते हैं जिसमें वो पूरे रोड पे निकलेंगे और सबको जाकर बोलेंगे हम आपके लिए ये अच्छा काम करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट में आ गए तो हमारी अगर गवर्नमेंट बनी तो, यानी इस तरीके से वो कन्विंस करते हैं वोटर्स को, यानी जो हमारे नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं कि हम आपके लिए सही हैं, हमको चूज़ कीजिए. दे ऑफन मेक स्पीचेस एंड रन एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न एंड अदर काइंड्स ऑफ मीडिया फॉर दिस, यानी बहुत तरीके से वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं कि हमको चूज़ कीजिए, मतलब अलग अलग तरीके के रीजंस देते हैं. ठीक है, ये तो हुआ हमारा, हमने यहाँ पर देखा वोटिंग क्या होती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, इलेक्शन क्या होता है और कैंडिडेट्स क्या होते हैं, ये सारे देख लिए. अब हम देखेंगे इलेक्शंस आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द फॉलोइंग रीज़न, यानी कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए. ठीक है, तो अब हमारा एक कीवर्ड यहाँ पर गिवन है अकाउंटेबल. अकाउंटेबल का मीनिंग हम देखें तो रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई एक्शन और डिसीजन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अकाउंटेबल वो चीज़ है रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई एक्शन, यानी कि अगर रिक्वायर्ड है तो अब उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई एक्शन लिया जाए या फिर डिसीजन लिया जाए, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो. ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्शन एंश्योर. हाँ देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शन एंश्योर दैट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द कंट्री. क्या गिवन है कि जो हमारे इलेक्शंस आर एसेंशियल फीचर फॉर डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या रीज़न है. फर्स्ट दिया हुआ है जो इलेक्शन है वो इंश्योर करते हैं ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जितनी भी सोसाइटी है, जितने भी यहाँ पर सिटीजन हमारे इंडिया में या कोई भी अदर कंट्री की अगर हम बात करें तो वो रहते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सके, इसीलिए इलेक्शन एसेंशियल है. सेकेंड है इलेक्शन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एज पीपल हैव द पावर टू चूज हु रिप्रेजेंट देम, मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल टू द पब्लिक, यानी इलेक्शन डेमोक्रेसी को वो स्ट्रेंथ दे पाता है जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको डिसीजन मेकिंग की और हर तरीके के जो एक्शन है या डिसीजन लेने की उसको वो पावर मिल पाती है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके ना ग्रुप ऑफ पीपल को, इसलिए. ठीक है, ये हमारे हुए रीज़न फॉर इलेक्शन, है ना. फिर हम देखेंगे टॉपिक गिवन है हमको यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. तो कितने तरीके के इलेक्शन हमारे इंडिया में होते हैं. मेजरली अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के इलेक्शन अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर. फर्स्ट है हमारा जनरल इलेक्शन, सेकंड है हमारा मिड टर्म इलेक्शन और थर्ड है हमारा बाय इलेक्शन. तो पहले क्या हमें गिवन है यहाँ पर, इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कुछ जैसे तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं ना, और जैसे हाफ ईयरली, एनुअल, या फिर कई स्कूल में होते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उनकी स्टडी, जैसे तुम्हारे तो स्टडी के लिए होता है कि स्टडी फ्रीक्वेंटली बनी रहे, तो उसी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी में जो उसकी फंक्शनिंग है वो स्मूथ चलती रहे, इसलिए टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहते हैं. तो लेट अस लुक
एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन कंडक्ट इन इंडिया। फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन इन इंडिया आर यूजुअली हेल्ड व्हेन रूलिंग गवर्नमेंट कंप्लीट्स इट्स टर्म ऑफ ऑफिस एंड अ न्यू गवर्नमेंट मस्ट बी इलेक्टेड। दिस यूजुअली हैपन्स वंस एवरी 5 years। यानी जनरल इलेक्शन यानी वो होता है जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनका जो नॉर्मल टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाए, जो कि जनरली कितना होता है 5 years होता है, तो वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नई गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है हमारा जनरल इलेक्शन। उसमें कोई ऐसा नहीं कि एकदम गवर्नमेंट गिर गई या किसी ने कुछ किया, मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल सिचुएशन वाली बात है। सेकेंड हम देखेंगे मिड टर्म इलेक्शन। वो कैसे होते हैं? मिड टर्म इलेक्शन आर हेल्ड टू इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट when the ruling government cannot complete its term of 5 years due to various reasons. Midterm election happened in India in the year 1996 and 1998। यानी मिड टर्म इलेक्शन जब होते हैं जब जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने अपना पूरा 5 year कंप्लीट नहीं किया हुआ है, किसी भी रीज़न से, कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, मान लीजिए वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है, वो लीडर अच्छा नहीं है, या कुछ भी रीज़न हो, तो उसके भी बहुत तरीके के रीज़न है जिसकी वजह से जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपना 5 year यानी अपना जो पूरा टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं करे और उसके बीच में ही इलेक्शन हो जाए, मतलब 5 साल यानी 5 year तो पहले से ही, तो वो हमारा होता है मिड टर्म इलेक्शन। और ये हम देखें तो हमारे इंडिया में 2 बार हुआ है अब तक, तो 1996 और 1998। हाँ ठीक है। अब हमारा थर्ड क्या है? बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शन क्या चीज़ है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाई इलेक्शन आर हेल्ड इन केस एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पासिस अवे और रिज़ाइन फ्रॉम देयर पोस्ट बिफोर देयर टर्म एंड। यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या तो उसकी डेथ हो जाए। जडेजा मोदी कब से प्राइम मिनिस्टर है? हाँ काफ़ी टाइम हो गया, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं पता, 3 बार तो सेलेक्ट हो चुके हैं अभी तक, तो देखते हैं कितनी बार, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, मैं 15 साल हो गया होगा। देखो हाँ, या तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी जो नेता है वो उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो किसी भी रीज़न से अपनी टेन्योर से पहले अपनी पोस्ट से क्या कर दे, रिज़ाइन कर दे, तब बाई इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। दिस इज़ टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव टू टेक केयर ऑफ नीड ऑफ द पीपल। यानी कि ये मेक श्योर करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो होना चाहिए ना, टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल। अगर कोई चला गया तो दूसरा तो हमें चाहिए होगा ना, तो वो क्या होगा? बाई इलेक्शन। तो ये हमने 3 टाइप के इलेक्शन देखे। जनरल इलेक्शन जो जनरली होता है, और मिड टर्म मिड में होगा अगर कोई भी रीज़न हो गया जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई तो मिड टर्म हो गया। और बाई इलेक्शन यानी कि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव अगर वो डेथ हो जाए या रिज़ाइन कर दे तो होगा। तो हमने अपन ने देख लिया टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इसके बाद ये क्वेश्चंस है, उसके बाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपन देख लेते हैं, फिर राइटिंग पोर्शन करेंगे। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वी ऑल नो द इलेक्शंस आर एसेंशियल इन डेमोक्रेसी, बट आर ऑल इलेक्शंस फेयर एंड फ्री? क्या मतलब भाई, इलेक्शन ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, पर जो सारे इलेक्शंस होते हैं वो क्या फेयर और फ्री होते हैं? थ्रू इलेक्शंस आर एन इम्पोर्टेंट फीचर दो इलेक्शंस आर एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज वी सो इन द एक्टिविटी गिवन, ये कम्युनिकेटिंग बॉक्स में दिया है। समटाइम चीटिंग कैन हैपन। कैंडिडेट में मिस यूज़ मनी और मसल पावर टू मेक श्योर, मसल पावर यानी कि ज़बरदस्ती किसी से इलेक्शन में वोट दिलवाने के लिए कि हमें चूज़ करें, दे विन एन इलेक्शन। ठीक है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं, तो इलेक्शंस जो होता है कि चूज़ किया जाता है बाय द पीपल, है ना, पर ये जो इलेक्शन है क्या ये हमेशा फेयर होता है या फिर मनी के थ्रू या कोई ज़बरदस्ती इलेक्शन में जीत हासिल की जाती है? दस इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर हो। तो इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या किया जाता है? फर्स्ट है हमें गिवन, एनीवन हु
is 18 years of age or older and is eligible to vote must have the opportunity to vote. अगर कोई भी पर्सन है वो 18 साल या उससे ऊपर की एज का है तो उसको ज़रूर ही वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब अब नहीं किया तो नहीं किया, पर एक जिम्मेदार नागरिक यानी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते उसको वोट देना होता है। सेकेंड है एवरीवन शुड हैव द लिबर्टी एंड फ्रीडम टू वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस शुड नॉट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग दिस। यानी जब हर कोई पर्सन वोट करता है तो उसको लिबर्टी होती है, फ्रीडम होता है अपना वोट देने के लिए, पर जब वोट दिया जाता है तो उसको ना तो कास्ट के बिहाफ पे, ना रिलीजन के बिहाफ पे, ना जेंडर, ना इकोनॉमिक स्टेटस या किसी भी चीज़ के बिहाफ पे नहीं देना होना चाहिए। जो फेयर डिसीजन लेने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो उसी को वोट देना होता है। थर्ड है वन पर्सन शुड हैव ओनली वन वोट। हर एक पर्सन को एक ही वोट देना होता है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन मेथड एंड रूल्स टू कंडक्ट इलेक्शन, है ना। दीज मेथड्स एंड रूल्स आर इन प्लेस टू इंश्योर दैट द इलेक्शंस आर कंडक्टेड फेयरली। हर एक जगह पर जो इलेक्शन हो वो फेयरली कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ये इंश्योर रखना चाहिए। तो अब अपन क्या देखेंगे, इन इंडिया वी हैव एन इंस्टीट्यूशन दैट sets rule of conducting and managing the election to the central government and state government. It is called Election Commission of India। यानी अगर हमारा क्वेश्चन अराइज हो यहाँ से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या चीज़, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो सेट ऑफ रूल बनाता है कि इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट होगा, कैसे मैनेज होगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म ECI, इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी सेट अप अंडर अ प्रोविज़न गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन है that has the right and power to establish its own law and code of conduct। यानी कि उस पर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पार्टी का दबाव नहीं चलता, ठीक है ना। उनका खुद का ही क्या होता है, इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपने हिसाब से जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करा सकें, ठीक है। द ECI इज़ लाइन यहाँ पर जंप कर दी हमने, हाँ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। द ECI इज़ प्रेजेंट बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। जैसा कि हमारा डेफिनेशन में गिवन था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी गिवन है कि ये नेशनल और स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर है ECI इज़ हेडेड बाय अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो ECI है उसका किसके थ्रू उसको हेड किया जाता है, यानी उसका कमिश्नर, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर टू असिस्ट द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द डिफरेंट रोल ऑफ ECI आर गिवन बिलो। तो क्या क्या डिफरेंट रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल्स, ये तो पता ही है। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कॉल्ड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ECI के थ्रू जो गाइडलाइन बनाई जाती है इलेक्शन के लिए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ऑन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बिहेव ड्यूरिंग इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन के टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को ज़्यादा किसी भी चीज़ का लालच नहीं देना, मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर है थर्ड, द ECI प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट विच इंक्लूड्स द नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स। यानी जो एलिजिबल वोटर है लाइक 18+ एज के जो भी हैं वोटर्स या ऐसे, उनकी लिस्ट मेकिंग का काम करती है ECI। फोर्थ है द ECI अलोकेट्स सिंबल टू कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन। यानी जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करी पार्टी या जो भी कैंडिडेट है पार्टी के लिए, तो उसके लिए जो सिंबल होता है ना, लाइक BJP का कमल है, कांग्रेस का हाथ है,
जैसे अलग अलग कोई नया निर्दलीय भी अगर खड़ा होगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सिंबल तो होगा, तो सिंबल के लिए उसको अलोकेट करती है, यानी उसको सिंबल देती है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा द ECI इश्यूज़ एन इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड और वोटर्स ID कार्ड टू ऑल एलिजिबल वोटर। जो भी एलिजिबल वोटर है उनको वोटर ID कार्ड प्रोवाइड करती है। तो ये 5 हमने इसके रोल देख लिए ECI के। फिर हमारा यहाँ पर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। State Election Commission. The State Election Commission is responsible for conducting free and fair and impartial election to the local body in the state. यानी लोकली जो इलेक्शन होते हैं स्टेट में उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होती है। These include पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस, ठीक है, कॉरपोरेशन, हाँ ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमीशंस इज़ हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका हेड कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जैसे यहाँ पर था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वैसे यहाँ पर स्टेट लेवल पे ये है। इट परफॉर्म्स अ सिमिलर रोल एज दैट ऑफ द ECI विद इन द स्टेट। जैसे कि नेशनल लेवल पे ECI वर्क करती है वैसे ही स्टेट लेवल पे SEC वर्क करेगी। तो हमने यहाँ पर ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास 7th का अपना जो चैप्टर है SST का, हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क, ये चैप्टर रनिंग है। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें हमारा जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, और अपन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम पेपर बैलेट टू EVMs। ये वाला अपन ये सिंपल से 2 टॉपिक है आज कवर करेंगे, और उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़ वो कल का क्लास में अपन को कंप्लीट कर लेंगे। यह चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, ये जो बुक है इसका पब्लिकेशन वैसे मैं कल बता चुकी हूँ कौन सी है, ये पिनेकल पब्लिकेशन की है। ओके, CBSE बोर्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम, अपना चैप्टर का सेकंड पार्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। यानी जो पूरी प्रोसेस है इलेक्शन की वो शुरू से लेकर फाइनल तक किस तरीके से होती है स्टेप बाय स्टेप, उसको अपन आज डिस्कस कर लेंगे। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पर जो लाइन हमें गिवन है, इलेक्शन डू नॉट जस्ट हैपन इन अ सिंगल डे और इवन इन अ मंथ। जो इलेक्शन की प्रोसेस है हमको देखने में तो ऐसा लगता है कि एक दिन में इलेक्शन हो गया या 1 मंथ का प्रोसेस लगा होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत लंबा टाइम टेकिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन इलेक्शन। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? विच मस्ट बी फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी काफ़ी टाइम पीरियड उसमें लगता है इलेक्शन की पूरी प्रोसेस होने के लिए। तुम कुछ पूछना चाह रही थी, बोलना चाह रही थी? नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपने। तो अपना जैसा कि यहाँ पर बुक में इस पेज में गिवन है, कितने स्टेप्स गिवन है यहाँ पर? 8 स्टेप्स गिवन है इलेक्शन की पूरी प्रोसेस का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन है? डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर उसके बाद है सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट। थर्ड स्टेप हमारा क्या बताता है? कैंडिडेट्स फिलिंग नॉमिनेशंस, यानी नॉमिनेट करते हैं ना कैंडिडेट वो, ठीक। उसके बाद फोर्थ है हमारा कैंपेनिंग, यानी कैंपेन्स, यानी वो लाइक वो क्या बोलते हैं, रैली वगैरह निकालते हैं और ये सारा। फिफ्थ है हमारा वोटिंग। उसके बाद सिक्स्थ हमारा है काउंटिंग ऑफ वोट्स। उसके बाद 7th है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और 8th और लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से 8 स्टेप्स हैं हमारे प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस के। तो इसको अपन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर मत करो, करें। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको जैसा कि बताया, डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपन देखें किस तरीके से होता है। फॉर इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि इलेक्शन के लिए क्या करा जाता है, जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री, जैसा इमेज में गिवन है, पूरी कंट्री स्मॉल यूनिट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है।
These constituencies are divided based on population of an area. एरिया की population के बिहाफ पर constituency को डिवाइड किया जाता है कि जितना पॉपुलेशन, अगर किसी एरिया की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि पूरा का पूरा अपना एक कंट्री है, पूरे में एक साथ तो इलेक्शन एक बार में कराना पॉसिबल नहीं है ना, तो क्या किया जाता है, जो पूरी कंट्री है उसको छोटी छोटी यूनिट्स में हमने बांट दिया, और छोटे छोटे यूनिट में बांटने के बाद उनको जो स्मॉल यूनिट है उसको क्या बोल दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल दिया। और इसका जो क्राइटेरिया है डिवाइडेशन का वो क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, और फिर इसके बाद में है अपना सेकंड स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, देखो, द ECI यानी इलेक्शन, फुल फॉर्म बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ECI की इलेक्शन कमीशन, पलट के देखोगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी हाँ ये है हमारा, देखो देखा था ना अपन ने कल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, याद रखना है, एग्जाम में आएगा, है ना। ठीक है, द ECI प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट with the names of eligible voters who can vote in the upcoming election। जो ECI यानी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करती है, जो भी पर्सन वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है, लाइक 18+ एज का है, या फिर और भी बहुत सारी 2-4 चीज़ें और देखी जाती है, वो सारी चीज़ के लिए एलिजिबल है, तो फिर अपन उसका वोटर ID बना देता है ये ECI, और फिर वो अपकमिंग इलेक्शन में वोट कर पाता है। सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, कैंडिडेट्स फिलिंग नॉमिनेशन। जो इलेक्शन में जो खड़े होंगे कैंडिडेट्स, जो नेता बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, उनका नॉमिनेशन किया जाएगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी और एलिजिबल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैन फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर विद द इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा होने के लिए जो भी कैंडिडेट है, लाइक नेता बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, तो वो किसी पार्टी के थ्रू भी अपना नॉमिनेशन करा सकता है, या इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भी करा सकता है। बस कुछ एक छोटे मोटे जो क्राइटेरिया होते हैं वो उसको फुलफ़िल करने होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्राइटेरिया कल क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, उसके लिए वेट करना होगा। ठीक है, आगे देखो, द इलेक्शन कमीशन डज अ थ्रू चेक ऑन बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करता है। दिस इंक्लूड्स चेकिंग फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका, और एनी अनडिक्लेयर्ड वेल्थ और अदर मिसकंडक्ट, यानी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी इस तरीके की वो उसने बना रखी है कि वो अनडिक्लेयर्ड है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही प्रॉपर जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन के लिए। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट हो गया डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, और थर्ड हमारा हो गया कैंडिडेट्स फिलिंग नॉमिनेशन। ठीक, थर्ड के बाद में फोर्थ स्टेप कैंपेनिंग। कैंपेनिंग बहुत मतलब क्या है, समझ वही जानते हो, रैलियाँ वगैरह, तो उसको अपन एक बार समझ लेते हैं क्या गिवन है हमको बुक में। वंस द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स आर अप्रूव्ड, नॉमिनेशन अप्रूव्ड हो गया उसका, तो दे स्टार्ट कैंपेनिंग वेयर दे प्रेजेंट द सिंबल्स, आइडियाज़ एंड गोल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे आर रिप्रेजेंटिंग टू द वोटर। यानी कि कैंपेनिंग में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वोटर्स के सामने, लाइक अपना सिंबल बताते हैं, कि बोलते हैं ना कि कोई बीजेपी वाले बोलते हैं कमल को वोट दो, और कांग्रेस वाले बोलते हैं हाथ को वोट दो। तो इस तरीके से अपना सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ बताते हैं कि हम बन जाएंगे तो हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे। ये सारी चीज़ें वो वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैंपेनिंग में, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देना। द कैंडिडेट हैव टू स्टॉप कैंपेनिंग 48 hours before election as per the code of conduct set by ECI। It is very important line कि कैंपेनिंग कब रोक दी जाती है, कब ख़त्म हो जाती है। जो इलेक्शन वाला जो दिन है,
इलेक्शन से 48 आवर बिफोर, यानी 2 दिन पहले जो कैंपेनिंग है, यानी अपना प्रचार प्रसार करना, अपने आप को बताना, आप ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीज़ें 48 आवर्स पहले बंद कर दी जाती है। जो भी करना है पहले कर लो अपने नॉमिनेशन के बाद में, ठीक है। 5th, इसके बाद कैंपेनिंग समझ में आ गया। 5th क्या है, जो मेन जो आप लोग एक्चुअल में जो फील करते हो कि भाई ये इस तरीके से वोटिंग होती है, तो वही 5th पॉइंट है हमारा, वोटिंग। ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, यानी वोटिंग वो है जिस दिन जो वोटर है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट है उसको वोट करता है। द वोटिंग इज़ डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट टू एंश्योर द वोटर्स कैन वोट विदाउट एनी फेयर, यानी जो वोटिंग की जाती है ना वो सीक्रेट बैलेट यानी कि सीक्रेट फॉर्म में की जाती है, यानी सबको बता के इस तरीके से नहीं की जाती, सीक्रेटली वोट दिया जाता है थ्रू द बैलेट पेपर। पहले तो पेपर पे देते हैं, आजकल तो ईवीएम मशीन यानी बटन दबा के हो जाता है। पर्चियों में ऐसे कुछ सील लगा के, मैंने भी नहीं देखा, पहले होता था, अभी तो ईवीएम चलता है, ठीक है। तो सीक्रेटली देते हैं, पर ऐसा नहीं है ना कि सबको दिखा के और इस तरीके से वो पूरा बना हुआ रहता है, उसमें जाके देते ना, किसी को दिखता नहीं है अपन ने किसको दिया है, ठीक है। क्यों सीक्रेट दिया जाता है, ताकि जो वोटर है वो कोई भी तरीके का किसी ने उसको डराया धमका के वोट दिलाने वाला सिस्टम नहीं, अपनी स्वेच्छा से जिसको देना है उसको देते हैं, ठीक। 5th पॉइंट समझ में आ गया वोटिंग। उसके बाद 6th पॉइंट हमारा होगा काउंटिंग ऑफ वोट्स, जो वोट किए गए हैं उनकी काउंटिंग होगी। कैसे? द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन काउंट एंड टैली द वोट, तो जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो काउंटिंग करने के लिए जो ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं अपन, सेलेक्ट किए गए, अपॉइंट किए गए हैं, वो काउंट करेंगे और उनको टैली करेंगे। मतलब कि हाँ, टैली करने का मतलब ये काउंट करने के बाद क्रॉस चेक करना कि सही। ऐसे करेगा 1 2 3? पहले तो बहुत मुश्किल होता था, अभी तो मशीन से इजी हो गया। पहले ऐसे एक एक को काउंट करते थे, स्लिप जो होती थी ना उनको, सबको कितना टाइम लगता होगा? बहुत लगता था, 2-2 दिन लग जाती, पूरी रात ऐसे लगती। चलो कोई नहीं, ठीक है, काउंट करेंगे। उसके बाद 7th डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी जो पूरा वोटिंग का प्रोसेस हुआ है उसका डिक्लेरेशन। वंस द वोट्स आर काउंटेड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द विनर ऑफ द इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है विनर ऑफ द इलेक्शन। कैंडिडेट्स हु विन द मैक्सिमम वोट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी विन द इलेक्शन, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो इस इलेक्शन को विन करेगा। 7th पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट है इसी का पूरा जो प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। 7th और लास्ट स्टेप क्या है? द पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में है, द पॉलिटिकल पार्टी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर एक का क्या बोलते हैं कैंडिडेट इलेक्ट हो गया, फिर जिसका जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होंगे इलेक्शन में वो अपनी क्या बनाएगा, गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है हमारा फ्रॉम पेपर बैलेट्स टू ईवीएम्स, यानी जो वोट करने का जो तरीका है, पहले बैलेट पेपर के थ्रू होता था, अब ईवीएम तक कैसे पहुंचा, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वी लर्न दैट वोटर्स यूज़ अ सीक्रेट बैलेट, हमने देखा ना यहाँ पर वोटिंग वाले में सीक्रेट बैलेट यूज़ करते हैं। हाउ आर दीज बैलेट्स कास्ट, किस तरीके से बैलेट बनाई जाती हैं। इन स्कूल इलेक्शन यू मे यूज़ चिट्स ऑफ पेपर, स्कूल इलेक्शन में जनरली जैसे पेपर की चिट बना दी और ऐसे वैसे, है ना। अर्लियर द प्रोसेस ऑफ वोटिंग हैपन थ्रू पेपर बैलेट एज वेल, पहले के टाइम में भी पेपर के थ्रू ही किया जाता था ना। नाउअडेज इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन यूजेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अभी के टाइम में बैलेट पेपर के थ्रू नहीं किया जाता, ईवीएम मशीन के थ्रू किया जाता है, यानी उसकी फुल फॉर्म है ई की इलेक्ट्रॉनिक वी फॉर वोटिंग,
MS मतलब मशीन्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू की जाती है। हमको यहाँ पर दो छोटी छोटी इमेज गिवन है, एक तो है पेपर बैलेट की और एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोल दो या EVM की गिवन है, ठीक है। तो पेपर बैलेट क्या है? वोटर्स टेक और पुट अ स्टैम्प अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस एंड इंसर्ट द पेपर इन द बैलेट। इस तरीके से एक बैलेट एक बॉक्स सा होता था, उसमें जिस भी कैंडिडेट को उसे चूज़ करना होता था उसके आगे स्टैम्प, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका जो सिंबल होता है उसका स्टैम्प लगाकर कर दिया जाता है। स्टैम्प अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी एक कैंडिडेट का नेम है उसके आगे वो स्टैम्प लगा देते थे और वो हो जाता था, ठीक है। अब EVM में क्या है? वोटर सेलेक्ट और क्लिक द ब्लू बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर जो EVM मशीन होती है ना, उसमें सिंबल बने होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के और उसके सामने एक बटन होता है, उसको जो जिस भी सिंबल को हमको देना है यानी जिस भी पार्टी को देना है उसका सामने वाला बटन प्रेस किया और वोट लग जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो पहले था पेपर बैलेट के थ्रू और अभी जो होता है EVM मशीन के थ्रू, तो उन दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होती है कि पहले वाला का क्या एडवांटेजेस था यानी कि पेपर बैलेट का, और अभी EVM का क्या एडवांटेज है, और पहले वाले का क्या डिसएडवांटेज था और अभी का क्या डिसएडवांटेज है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेपर बैलेट। क्या एडवांटेज था? अ पेपर बैलेट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विथ यूजिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू उसको कुछ भी मतलब उसमें कुछ भी खराबी या कुछ भी किसी तरीके से उसको ख़राब नहीं किया जा सकता था या कुछ भी नहीं किया जा सकता था। द चांसेस ऑफ मेल फंक्शनिंग आर ऑल्सो मिनिमम, यानी कि कभी कभी मशीन ख़राब हो जाती, मशीन तो मशीन है ना, ह्यूमन तो है नहीं, खराबी तो मशीन में आ सकती है, ह्यूमन्स में भी आती है, पर मशीन अगर ख़राब हुई, कोई भी उसमें जो है उसकी फंक्शनिंग में कुछ खराबी आ गई, तो जो भी वोट दिए गए वो तो सारे ख़राब हो जाएंगे ना। तो पेपर में तो ऐसा कोई ख़राबी नहीं हो सकती थी ना इस तरीके की जैसे मशीन में हो जाती है। तो ये चीज़ जो मेल फंक्शनिंग वाला जो मशीन का है वो मिनिमल रहता था, यानी कि उसमें नहीं होती थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसकी अपनी EVM की क्या एडवांटेजेस है? एन EVM कैन बी कनेक्टेड टू अ कंट्रोल यूनिट। जो EVM मशीन है वो एक कंट्रोल यूनिट के थ्रू कनेक्ट रहती है, विच अलाउज द ईजी काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि EVM मशीन के थ्रू तो वोट काउंट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है और कनेक्टेड रहती है एक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, ठीक। दोनों के एडवांटेजेस हमने देख ली। अब दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सबसे पहले पेपर बैलेट की डिसएडवांटेज, द काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक्स आवर्स और डे एज द ऑफिशियल मस्ट काउंट ईच एंड एवरी बैलेट। काउंटिंग भारी पड़ जाएगी ना, एक एक स्लिप को काउंट करना तो बहुत सारे घंटे बहुत सारे दिन टाइम लग जाता था, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। और सेकंड डिसएडवांटेज, पेपर बैलेट कैन ऑल्सो गेट मिसप्लेस्ड और लोस्ट। अब वो स्लिप है वो गुम भी सकती है इधर उधर या फिर कहीं और रखा होने आ जाए, तो ये वाला चांसेस भी होता था। वो 2 बार काउंट हो जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है वापस से पर्ची, पर वो तो खैर बहुत अच्छे से करते हैं, पर फिर भी ह्यूमन एरर तो कहीं पे भी हो सकता है। एक टाइम 2 आ जाए चिपक जाता पेज। वो भी सही बोल रही है। और हमारी EVM की डिसएडवांटेज क्या है? वाइल इट इज़ नॉट प्रूवन, certain political parties claim that the EVMs can be manipulated using the internet, यानी कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है ये क्लेम करती है कि इंटरनेट के थ्रू जो EVM मशीन है उसको मैनिपुलेट कर दिया गया है, मतलब उसको चेंज कर दिया गया है कि भाई इसका वोट देने से इसको ऐसा, मतलब अभी भी तो अपना न्यूज़ में आया था ना कि भाई कौन सा बटन दबा रहे हो कौन सी पार्टी को वोट जा रहा है, ऐसा सा, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो दोनों की अपन ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख ली, किसकी? पेपर बैलेट की और EVM मशीन की। अब टू रिजॉल्व द इशू ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स इन EVMs, the ECI has introduced the voter verifiable paper
ऑडिट ट्रायल, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं VVPAT मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, when a voter clicks on the button next to their preferred candidate on the EVM, a slip showing the party symbol, तो उसमें से एक स्लिप निकलेगी जो कि उसका पार्टी सिंबल को बताएगी, and the image of candidate gets printed, and image of candidate gets printed विच इज़ विजिबल टू द वोटर, तो उसमें जो इमेज निकल के आएगी तो जो वोटर ने जो जिसको वोट किया है उसको पता लग जाएगा कि उसका वोट सही उसने दिया है। जैसे अपन ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ATM मशीन है ना, ATM मशीन में अपन ने फिक्स अमाउंट अपन को विड्रॉ करना है, अपन ने डाला और फिर उसमें क्लिक किया और उसमें स्लिप पे क्लिक किया तो अपन को स्लिप मिलती है, तो अपन को वेरीफाई हो जाता है ना कि हाँ इतना इतना पैसा इतनी बजे इस ATM से निकाला। तो उसी तरीके से कुछ मान लो कि ये जो मशीन है उसके थ्रू यहाँ पर ये निकाल लेते हैं तो कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये अपना हो गया फ्रॉम पेपर बैलेट टू EVM। क्लास 7th का अपना SST का चैप्टर चल रहा है, रनिंग है अभी चैप्टर हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क। इसका प्रीवियसली अपन 2 वीडियोज़ 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज फाइनल ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। अपन ने कल देख लिया था कैसे इलेक्शन प्रोसीड होता है, पूरी प्रोसेस। तो चलो अब अपन देखते हैं अपना जो टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़। चलो तो अपन ने क्या देखा, ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फाइल नॉमिनेशन एंड कंटेस्ट इलेक्शन। अपन ने देखा था जब इलेक्शन होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नॉमिनेट होती है और फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और इलेक्शन जीतती है और ऐसा कुछ। तो अपन यहाँ पर देखेंगे तो जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है पॉलिटिकल पार्टी का। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन आइडियोलॉजी, यानी कि आइडियोलॉजी का मतलब होता है अ सेट ऑफ बिलीफ, यानी पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी बहुत सारे जने प्रेजेंट होते हैं जिनकी जो आइडियोलॉजी है, जो बिलीफ है वो एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से वो वैसी ही आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। तो क्या निकल के आता है अपना यहाँ पर कंक्लूजन, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन आइडियोलॉजी। ओके, नाउ पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर मेंबर टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मेंबर्स क्या करती है, सेलेक्ट करती है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये, इसके लिए ये वाला, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये वाला कैंडिडेट सही रहेगा और ऐसा कुछ वैसा, ठीक है। द पार्टी मेंबर्स एग्री ऑन सर्टेन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट विल हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। जो एक पार्टी के जो मेंबर हैं, यानी जो उस पार्टी के उस ग्रुप में जितने भी पर्सन हैं, तो वो एक सर्टेन प्रोग्राम और पॉलिसी पर बिलीव करते हैं जो हेल्प करती है हमारी जो कंट्री है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि जो स्मूथ फंक्शनिंग रहे। लाइक मान लो कि कोई भी पार्टी है XYZ जो भी पार्टी है, तो उसमें जितने भी मेंबर है अगर उनकी सबकी आइडियोलॉजी सेम नहीं होगी तो एक इधर डायरेक्शन में भागेगा, उधर डायरेक्शन में भागेगा, मतलब सेम तरीके से वो वर्क नहीं करेंगे ना, यानी कोई अपनी लीडर की बात नहीं मानेगा या अपने साथी की बात नहीं मानेगा, तो ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है, समझ रही हो। और पॉलिसी वर्ड का मीनिंग है हमारे यहाँ पर अ सेट ऑफ आइडियाज़ और प्लान्स, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो देखा जाए तो यहाँ पर मेनली अपन देखेंगे 3 तरीके की अपन को यहाँ पर बुक में गिवन है। फर्स्ट है नेशनल पार्टीज़, सेकंड है स्टेट पार्टीज़ और थर्ड है हमारी रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़, ठीक। तो फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। ड्यूरिंग इलेक्शन campaigns you might have seen candidates from several political parties contesting against each other। यानी कि जब कैंपेनियन होते हैं इलेक्शन से पहले, जस्ट मतलब जिस दिन वोट होता है उससे जस्ट पहले, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने पार्टी के लिए अलग बहुत तरीके के कैंपेनियंस लगाते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भी रहते हैं। जैसे एक दूसरे के अगेंस्ट का मतलब है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, खुद के पार्टी के अगेंस्ट नहीं, अनदर पार्टी के अगेंस्ट। दे आइदर बिलोंग टू
अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट रिलीजियन पार्टी, या तो नेशनल पार्टी से बिलोंग करेंगे या फिर स्टेट रिलीजियन पार्टी से बिलोंग करेंगे। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन गिवन बाय द ECI। तो ECI के थ्रू अपन ने, जैसा मैंने अभी बताया, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है हमारी नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज में अपन देखेंगे दे आर प्रेजेंट एंड फंक्शन अक्रॉस द कंट्री इन सेवरल स्टेट, यानी कि जो नेशनल पार्टी है वो प्रेजेंट एंड फंक्शन अक्रॉस द कंट्री इन सेवरल स्टेट, हर एक बहुत सारे स्टेट्स में अपना प्रेजेंट होती है और फंक्शन करती है, यानी फंक्शन का मतलब काम जो भी होता है जिस तरीके का पार्टीज़ का वो परफॉर्म करती है। सेकंड है हमारा दे फोकस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द कंट्री, यानी कि जो नेशनल पार्टी है कंट्री से रिलेटेड जितने भी इशू है उन पे फोकस करती है, यानी उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, जो भी चीज़ें सही करनी होगी, सारी चीज़ें उस पर क्या करेगी, काम करेगी। जैसे एग्जाम्पल अपन ले सके समझने के लिए, एग्जाम्पल गिवन है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एंड भारतीय जनता पार्टी BJP। तो ये हमारी दो नेशनल पार्टीज़ के नेम यहाँ पर हमको एज ए एग्जाम्पल पता लगे, लाइक INC हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और BJP हो गया। फिर है हमारा स्टेट पार्टीज, दे आर प्रेजेंट एंड फंक्शन इन अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट, यानी स्टेट पार्टी है कुछ पर्टिकुलर रीजन में या कुछ एक स्टेट में ही वर्क करती है। दे फोकस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द रीजन और स्टेट, यानी जो भी उनका रीज़न है, जो भी स्टेट से वो बिलोंग कर रही है, वहाँ के जो भी इशू है उस पर फोकस करेगी। फिर है दे आर ऑल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज़, उनको क्या बोले जाएंगे हम, रीजनल, यानी रीजनल मतलब रीजन, जो भी रीज़न है, लाइक नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया, साउथ रीजन हो गया, जैसा भी अपना एरिया वाइज रीजनल पार्टीज़ बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं स्टेट पार्टी में शिवसेना, बीजू जनता दल BJD जिसे अपन में बोलेंगे, और है असोम क्या बोलेंगे, असोम गाना परिषद AGP, ठीक है, AGP, असोम गाना परिषद। तो ये हमारी तीन यहाँ पर एग्जांपल अपन को मिल गए स्टेट पार्टीज के। ये आम आदमी पार्टी का है। हाँ झाड़ू है। चलो आगे, ये तो सब वो है। हाँ, वो तो ECI के थ्रू मिलते हैं ना, बहुत सारे वो सिंबल अपना बताती कि ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, फिर उसमें से नॉमिनेट होता है ना। BSP का हाथी है। BSP का हाथी है। चलो अभी आएगा आगे। देखो फिर थर्ड हमारा क्या था, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, मतलब रजिस्टर्ड तो है वो ECI में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बट वो इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है, जानी मानी नहीं है। देखो क्या है, देयर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज that are registered with ECI that do not meet the criteria for recognition. Such political parties are called registered but unrecognized party, यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो रजिस्टर्ड तो होती है ECI के थ्रू, पर डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजेशन, यानी उनका जो रिकॉग्नाइजेशन है, उनका पहचान जो पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट में वो नहीं मिलती है। तो इस तरीके की पार्टी रजिस्टर पर अनरिकॉग्नाइज पार्टीज होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दीज पार्टीज कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन, ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। हाउएवर दे डू नॉट हैव एन इलेक्शन सिंबल ऑफ देयर ओन, जबकि इनका खुद का कोई ऐसा एज सच इलेक्शन सिंबल नहीं होता। दे कैन चूज वन सिंबल फ्रॉम द फ्री सिंबल पोल पैनल, क्या है, दे कैन चूज वन सिंबल फ्रॉम फ्री सिंबल पोल पैनल, जो फ्री सिंबल पोल पैनल है उससे एक कोई भी सिंबल चूज कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन है, लिस्ट ऑफ सिंबल दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, पर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, लाइक BJP का कमल हो गया, कांग्रेस का हाथ हो गया, BSP का हाथी हो गया, तो उनका सिंबल से रिजेम्बलेंस या वैसा सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड रुको। प्रोवाइडेड बाय द ECI टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी जानी मानी पार्टीज़ का सिंबल है उनका सिंबल वो नहीं ले सकती, वो छोटा मोटा कोई भी फ्री सिंबल पोल पैनल के थ्रू अपना सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। देखो और तो सिंबल बना भी सकते हैं,
अपना सिंबल बना भी सकते हैं। अपना सिंबल जैसे कि कुछ एक सिंबल वो सजेस्ट कर सकते हैं ECI को, फिर वो जो अप्रूव कर देगा वही सिंबल उसको लेना पड़ेगा उसमें से। ठीक है, देखो क्या है, गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। जैसा कि देखो अपने यहाँ पर इमेज में गिवन ही है, क्या गिवन है, फर्स्ट है अपना, इधर पार्टीज है और इधर सिंबल है। देखो ऑल इंडिया अभी भी यही है। तृणमूल कांग्रेस AITC। हाँ अभी भी सबके सिंबल्स हैं। हाँ, अपने यहाँ पर वेस्ट बंगाल में AITC है ना, उसका क्या है, इस तरीके के जो ये क्या बोलते हैं एवरग्रीन Flower. काइंड ऑफ फ्लावर है वैसा। फिर है क्या बोलेंगे, बहुजन समाज पार्टी BSP का हाथी हो गया, भारतीय जनता पार्टी BJP का कमल हो गया, लोटस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का ये बोलते हैं ना जो हसिया होता है जो क्रॉप कटिंग के लिए यूज़ करते हैं जो फार्मर, वो वाला। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो हमारी हो गई जिसको अपन बोल सकते हैं CPIM, इसको मार्क्सिस्ट करके कुछ है, इसमें भी ये हसिया है पर इसमें ये बीच में इस तरीके का हथौड़ा सा ही बना हुआ है, और जो ऊपर वाली CPI है उसमें हसिया के साथ क्रॉप है, हाथ नहीं है, क्रॉप की इमेज बनी हुई है, ऐसे क्रॉप सी बनी हुई है ना, कोई फसल सी। फिर है INC, जानते ही हो, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ हो गया, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। हाँ, फिर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP का ये अलार्म क्लॉक जैसा। फिर है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP का ये बुक बना रखी है, और ये है हमारी आपका आम आदमी पार्टी का झाड़ू। ममता बनर्जी का है ना बाबू, केजरीवाल का। ममता बनर्जी का कौन सा है? ये वाला ना, AITC वाला, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, चलो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया और सबने देख ही लिया। अब क्या है, यहाँ पर अपन को गिवन है एक मैप जो हमको शो कर रहा है स्टेट पार्टीज इन इंडिया एज ऑफ 2020 से 2021 में जो भी पार्टीज वगैरह है वो कौन कौन से स्टेट में है और उनका क्या सिंबल है, वो सारा इमेज में दे ही रखा है। तो इसमें तो ऐसा कुछ पढ़ाने का है नहीं, इमेज देखकर अपन वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कराओ इसको, नहीं, मैं वही नेक्स्ट पार्ट कराऊँ। ओके, देखो अब है हमारा रूलिंग, माइनॉरिटी एंड अपोजिशन पार्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जिसमें अपन अंडरस्टैंड करेंगे रूलिंग पार्टी का मीनिंग क्या है, माइनॉरिटी पार्टी का मीनिंग क्या है और अपोजिशन पार्टी का मीनिंग क्या है। चलो, ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट दे विन। जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो जितना सीट वो विन करेगी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। दे आर कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट लेगी वो विन करेगी, उसको हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी। द माइनॉरिटी पार्टी और द अपोजिशन पार्टी, एक सेकेंड, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट दे विन दे आर कॉल्ड रूलिंग पार्टी। हाँ, यानी सीट विन करेगी वो रूलिंग पार्टी होगी, उसके अलावा जो बाकी की हुई वो माइनॉरिटी पार्टी या फिर अपन उसको बोल सकते हैं अपोजिशन पार्टीज। वी विल अंडरस्टैंड दिस यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शन हेल्ड टू चूज द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, देखो रूलिंग पार्टी का डिस्क्रिप्शन है हमारे पास में। द पार्टी दैट विन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इज कॉल्ड द रूलिंग और मेजॉरिटी पार्टी, नॉट माइनॉरिटी। क्या, मेजॉरिटी पार्टी। तो हमारी रूलिंग पार्टी वो हुई जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट से विन होती है, वो रूलिंग पार्टी, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, मेजॉरिटी पार्टी। ठीक है, फिर है द रूलिंग पार्टी जनरली फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो रूलिंग पार्टी है वो जनरली गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। फिर उसके बाद में अपना आता है रूलिंग पार्टी में, जैसे कि हमारे यहाँ पर सीट्स, देखो ये ग्राफ दे रखा है, इसको भी समझेंगे। उससे पहले अपन अपोजिशन पार्टी को देख लेते हैं और माइनॉरिटी को देख लेते हैं। अपोजिशन पार्टी वो होती है द पार्टीज दैट डू नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। यानी कि हमने देखा जो विन हुई उसने तो रूलिंग पार्टी बनाई, यानी मेजॉरिटी पार्टी बनाई, और जो वो पार्टी जिसने विन नहीं किया है तो वो जो दूसरी पार्टी है वो क्या हुई, हमारी अपोजिशन पार्टीज। द पार्टी दैट विन्स द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट इज कॉल्ड
मेजर अपोजिशन पार्टी। मेजर अपोजिशन पार्टी मतलब कि मान लो कि 100 सीट है, 100 सीट में से 60 सीट हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसको मिली, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो सीट होगी लाइक 40 हो गया, 10 हो गया, या 30 मान लो इतना, तो वो जो सेकंड हाईएस्ट जो नंबर पे आएगा ना वो हमारी होगी मेजर अपोजिशन पार्टी। जैसे तुम्हारी क्लास में किसी की फर्स्ट रैंक आई तो वो उसको एज अ मतलब रूलिंग मान लो, उसके बाद सेकंड वाला जो होगा वो मेजर अपोजिशन पार्टी होगा। फिर है द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज जनरली इलेक्टेड फ्रॉम दिस पार्टी, यानी अपोजिशन का जो लीडर है वो इसी पार्टी से जनरली इलेक्टेड होता है। फिर है हमारा माइनॉरिटी पार्टी। पार्टी विथ अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी पार्टीज, यानी कि वो पार्टीज हो गई जो कि इलेक्टेड होती है, बहुत ही कम नंबर ऑफ इलेक्शन में वहाँ पर विन होते हैं मेंबर, तो वो हमारी हो गई माइनॉरिटी पार्टी। जैसे कि हमें यहाँ पर एक ग्राफ भी गिवन है, लाइक क्या दिया है हमको कि अ पार्टी मस्ट विन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ सीट्स इन इलेक्शन टू फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट। मोर देन हाफ, जैसे कि यहाँ पर 543 सीट है, तो उसमें से देखो ये ग्राफ में जो रेड वाला यानी मोर देन हाफ हो गया ना, हाफ तो यहीं तक होता, और इसमें तो ये जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा जो मोर देन हाफ नंबर ऑफ सीट्स लेगा। यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ इमेज अबाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इन द लोकसभा इज 543, ठीक है। अ पार्टी मस्ट विन एटलीस्ट 272 सीट, तो अगर किसी को वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो 543 में से कम उसको 272 सीट्स लेनी ही होगी, तभी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। हेयर द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट बाय द पिंक डॉट्स विल फॉर्म द गवर्नमेंट, जैसे इमेज में गिवन ही है अपन का, ठीक है। फिर इसको घुमा लो। फिर है however what happen if no party wins 272 सीट्स। अगर चलो ये तो बोल दिया कि भाई जो मोर देन हाफ लेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा, मान लो कि ऐसा हो कि नो पार्टी विंस 272 सीट्स, मतलब कोई भी पार्टी 272 सीट नहीं विन कर पा रही, तो ऐसे अगर दो जब में आया हुआ तो हाँ, तो वही यहाँ पर सीन डिस्कस किया जा रहा है ना। तो विल देयर बी नो रूलिंग पार्टी, तो क्या ऐसा होगा कि कोई रूलिंग पार्टी नहीं बनेगी? तो उस केस में क्या करेंगे? इन सच केस पॉलिटिकल पार्टीज कैन कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिशन। और कोलिशन का मीनिंग भी अपन को यहाँ पर गिवन है, एक सेकेंड रुको देख लेते हैं अपन। गिवन तो था और दूसरा पेज में था, देखा था तुमने? नहीं दूसरा चैप्टर में था। चलो कोई नहीं, ये मैं बता देती हूँ, तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। कॉलिशन का मतलब है किसी और के साथ में वो मिक्स हो जाए, उनसे अपनी सीट्स उनके साथ दे दे, मतलब कोई सामने वाला उनको ऑफर कर दे कि ये हम भी तुम्हारी पार्टी में ही मिल रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, इफ़ पार्टी ए वॉन 269 सीट्स, यानी कि कम मिली ना, 269 ही मिली। पार्टी बी वॉन 142 सीट्स, पार्टी सी वॉन 96 सीट्स, ए बी सी 269, 142 और 96 सीट्स। पार्टी डी वॉन 36 सीट, ए बी सी डी, है ना। तो पार्टी ए सेलेक्टेड होएगा ना उसके लिए। 272 जो टोटल थी उसका तो कंप्लीट नहीं किया ना, कम रह गई ना 2-4 सीटें। तो देन पार्टीज बी सी डी कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिशन। तो अगर ऐसा हो कि ये फर्स्ट पार्टी के तो 269 थे, पर ये जो बी सी डी है ये आपस में मर्ज हो जाए, सम हो जाए, इनका तीनों एक जगह हो जाए, तो ये ए बी सी डी तीनों मर्ज हो जाएगी। तो देखो यानी कि 142, 96 और 36 को ऐड कर देंगे तो देयर टोटल वोट्स वुड add up to 274, which is a simple majority. The government formed in such a manner is called coalition government, यानी कि अभी तक वह हाँ कहीं हुआ मेरे को नहीं, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कौन सी हिंदी में कुछ बोलते हैं ना,
मिली-जुली सरकार करके कोई एग्जैक्ट वर्ड होता है, फिर कोई एग्जैक्ट नहीं है। फिर है अपना ऑटोक्रेटिक का मीनिंग क्या है? कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन हु मेक्स डिसीजन विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस और इनपुट फ्रॉम अदर, तो उसको अपन ऑटोक्रेटिक बोलेंगे। यानी कि एक पर्सन जो डिसीजन ले रहा है पर किसी की एडवाइस नहीं ले रहा है, किसी का अदर का इनपुट नहीं ले रहा है, तो वो ऑटोक्रेटिक होगा। ठीक है, अपन क्या देखेंगे? रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, यहाँ पर देख ले, फटाफट से कर ले। रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी में अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी प्लेज इन गवर्नमेंट। इसको रीड कर लो तुम, फिर मैं करा दूँगी ना। देखो क्या है, फर्स्ट, इट क्वेश्चन द गवर्नमेंट अबाउट पॉलिसी इट हैज़ मेड टू एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स। यानी कि जो अपोजिशन है गवर्नमेंट, उनका क्या रोल है कि ये क्वेश्चन कर सकती है, यानी कि जो एक्चुअल गवर्नमेंट है उससे पूछ सकती है कि आपने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है वो सिटीजन के बेनिफिट को इंश्योर करती है कि नहीं करती है। ठीक है, फिर है सेकंड, इट मेक्स श्योर दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑटोक्रेटिक। यानी अपोजिशन पार्टी ये मेक श्योर करती है कि जो गवर्नमेंट बन रही है वो गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑटोक्रेटिक का मतलब वो पर्सन या वो पार्टी जो अपने ही हिसाब से चलेगी, किसी की एडवाइस नहीं ले रही, किसी का कोई सजेशन नहीं ले रही वो। ठीक है, दैट इट्स पावर रिमेन्स इन चेक। यानी वो क्वेश्चन अराइज कर सकती है कि भाई आप सही से सारी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर है थर्ड पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ वॉइस ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट पॉलिसीज दैट आर अनएक्सेप्टेबल और अनपॉपुलर। कि ये जो सिटीजन है, जो भी पर्सन है, उनके बिहाफ पर बोल सकती है कि आप ये जो चीज़ है ये अनपॉपुलर है कि अनएक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्टेबल है, ये सारी चीज़ें उनके बिहाफ पर बोल सकती है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव मान लो। ठीक है, फिर है फोर्थ, इट brings up the issue or problems that are not being addressed by the government। जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है वो जो भी इश्यूज़ है या प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस नहीं करती, उनको बताती नहीं, उन पर क्वेश्चन अराइज कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब है अपना पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम अभी करा दूँ कि थोड़ा रुक के करा दूँ, कंप्लीट कर दूँ? कल करेगा, मन नहीं पड़ रहा है, मेरा सो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, पार्टी सिस्टम बाद में करेंगे। अब अपन देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है अपना पार्टी सिस्टम। और पार्टी सिस्टम लास्ट टॉपिक मान लो, क्योंकि पार्टी सिस्टम से ही रिलेटेड है अपना इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सोसाइटी और पार्टी सिस्टम। तो छोटा सा टॉपिक है, अभी अपना फटाफट हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगी। ठीक है, चलो। Political parties function differently across country. The way in which political parties function in a country is called party system. यानी कि अपन देखते ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था प्रीवियसली कि अलग अलग पार्टीज़ होती है, अपन ने यहाँ पर सारे सिम्बल्स और उनके देखे थे। तो उनका जो काम करने का तरीका है पूरा अक्रॉस द कंट्री वो अलग अलग तरीके से होता है। तो जिस तरीके से वो पार्टी काम करती है, यानी द वे इन विच द पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन इन अ कंट्री इज कॉल्ड पार्टी सिस्टम। यानी उनका क्या सिस्टम है, किस तरीके से उनकी वर्किंग है वो। फिर है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। सबसे पहले है सिंगल पार्टी सिस्टम, फिर सेकंड है हमारा बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, और थर्ड है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। तो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपन सिंगल पार्टी सिस्टम को। तो अंडर a single party system only one political party can form the government by law even though other political parties might exist। तो सिंगल पार्टी सिस्टम में यानी एक सिंगल जो पार्टी होती है वो सिंगल, अपन ने देखा जैसे लाइक ओनली बीजेपी है या ओनली कांग्रेस है या XYZ जो भी है अपना, वन पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट बाय लॉ। यानी वो ही एक सिंगल पार्टी ही अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी बाय लॉ, मतलब नियम के अकॉर्डिंग। इवन दो अदर पॉलिटिकल पार्टीज माइट एग्जिस्ट, जबकि दूसरी पार्टीज भी एग्जिस्ट करती फिर भी वो सिंगल ही अपना रूल करेगी। वन पार्टी कंट्रोल ऑल डिसीजन मेकिंग एंड सिटीजन्स हैव लिमिटेड राइट्स।
वन पार्टी सिस्टम में यानी सारे डिसीजन वन पार्टी वो सिंगल पार्टी लेगी, और जो सिटीज़न है फिर उनको भी तो लिमिटेड राइट ही मिले ना, क्योंकि किसी और का इन्वॉल्वमेंट फिर उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, एग्जांपल ऑफ कंट्रीज़ दैट फॉलो दिस पार्टी सिस्टम, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, क्यूबा एंड चाइना। इसमें सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, उसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टी दूसरी पार्टी से, पर जो एग्जिस्ट वो होगी, पर जो गवर्नमेंट और जो लॉज है वो सिंगल पार्टी के ही चलेंगे। तो ये सिंगल पार्टी सिस्टम हुई। एग्जाम्पल अपन को यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन में चलता है, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। ठीक है, फिर अपना है सेकंड बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम में अपन बोलेंगे अंडर अ बाई पार्टी सिस्टम मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन एग्जिस्ट बट देयर आर टू मेन पॉलिटिकल पार्टी। बहुत तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होगी, ऑब्वियसली होगी, पर यहाँ पर मेनली अपन बोला जाए तो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है। आउट ऑफ दीज टू पार्टीज द पार्टी विद द ग्रेटर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द मेजॉरिटी एंड द अदर फॉर्म्स द माइनॉरिटी। तो उसमें से जिसमें जिसको ज़्यादा वोट होंगे, यानी जिसके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर होंगे तो वो मेजॉरिटी में होगी, जो दूसरी वाली होगी वो माइनॉरिटी में होगी। दूसरी बाकी के जो और अदर एग्जिस्ट करती है उनका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल है किस में चलता है ये बाई पार्टी सिस्टम, किस कंट्री में चलता है, ये चलता है अपना यूएसए एंड यूके में। ठीक है, अब है अपना मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि अपना जैसे कि अपना चलता है इंडिया में, फ्रांस में, स्वीडन, नॉर्वे में। तो क्या है, अंडर अ मल्टी पार्टी सिस्टम सेवरल पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, द पार्टी दैट विन्स द मोस्ट सीट्स फॉर्म द गवर्नमेंट। जो ज़्यादा सीट्स मिलेगी उसको वो गवर्नमेंट बनाएगी। अलोंग और सेवरल पार्टी कैन फॉर्म द कोलिएशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर नहीं बनाएगी तो अपन ने कल पढ़ा ही था ना कोलिएशन सिस्टम की, बाकी की अदर पार्टी मिलकर वो सारा अपना जोड़ तोड़ की जो सरकार है वो बना लेती है। जैसे अपन बोले कहाँ कहाँ चलता है ये, अभी मैंने बताया, जैसा कि इंडिया में, फ्रांस में, स्वीडन में और नॉर्वे में। ठीक, तो ये सारा पार्टी सिस्टम समझ में आ गया, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर है हमारा इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन सोसाइटी, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको अपन यहाँ पर देख लेंगे। देखो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इम्पैक्ट सोसाइटी इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट क्या है, दे ब्रिंग पीपल विथ सिमिलर आइडियाज़ एंड ओपिनियन टुगेदर, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी पर ये इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है कि जितने भी आइडियाज़ और ओपिनियन है अपने वहाँ पे सोसाइटी में जिन भी पीपल के, उनको साथ में लाकर मिला जुला कर वो उसको पेश करती है। फिर है सेकंड, दे ब्रिंग अबाउट चेंजेस दैट आर डिस्क्राइब दे ब्रिंग अबाउट द चेंजेस दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय द पीपल। ठीक है, कि जो भी चेंज करना है कोई भी चीज़ में तो वो जो पीपल के थ्रू जो भी बताया जाएगा उसको चेंज करने के लिए हेल्प करती है। फिर है दे मेक श्योर दैट द वॉइस ऑफ द सिटीजन्स आर हर्ड, यानी कि जो भी सिटीजन्स की, यानी जो भी लोगों की जो वॉइस है उसको सुनवाई की जाती है, उसको सुनाई मतलब उनकी बात सुनी जाती है एक तरीके से। ठीक है, फिर है दे इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कीप्स इट्स प्रॉमिसेस, यानी कि जो भी प्रॉमिस किए गए हैं गवर्नमेंट बनाने से पहले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें तभी वोट दो, तो उनको अपने प्रॉमिसेस को कीप करना पड़ेगा, यानी फुलफिल करना पड़ेगा, वो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट है यहाँ पर दे एजुकेट पीपल ऑन मेजर सोशल इश्यूज सच एज एजुकेटिंग चिल्ड्रेन एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। तो ये पीपल को एजुकेट करती है, जो भी उनके सोशल इशू है उसके बारे में, लाइक चिल्ड्रन है उनको अवेयर करेगी, या फिर जो भी उनके सोशल इशू है लाइक पानी के लिए, क्लीन वाटर की अवेयरनेस है, बाकी के XYZ इस तरीके की चीज़ों के लिए वो क्या करती है, उनको एजुकेट करती है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन सोसाइटी पे। तो अब अपना जो ये चैप्टर है अपना हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क, अपना क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट।